नमस्कार। एबीसी हिंदी चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश के अंदर एचएमपीवी वायरस को लेकर, जिसको लेकर देश के अंदर एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कोविड-19 के बाद क्या ये एक बार फिर नए आपदा की ओर इशारा कर रहा है? इसके क्या खतरे हो सकते हैं? कर्नाटक में इसको लेकर 2 केस मिले, जिसके बाद से देश के अंदर डॉक्टर बिरादरी और खास तौर से आम जन लोगों में एक चिंता की लहर है। इस विषय पर हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं एक विशेषज्ञ डॉक्टर ग्लीडा। उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब, ये एचएमपीवी वायरस वास्तव में है क्या, साथ ही साथ इसके क्या खतरे हैं। जो खबरें हिंदुस्तान में चल रही हैं कि ये वास्तव में चाइना से आया है, तो इसके बारे में आप हमें तफसील से बताएं। ये एक वायरस ऐसा है जो लगभग 50, 60, 70 साल से हमारे बीच है और 2001 में इसकी पहली बार तहकीकात हुई थी। वो नीदरलैंड्स के अंदर, या जिसको हॉलैंड कहते हैं, वहाँ पे। और उसके बाद में अभी तक हर कंट्री के अंदर कभी न कभी आता जाता है अपने सीजन के हिसाब से। जो हम लोग कॉमनली जो बोलते हैं वायरल फीवर हुआ है या फ्लू हुआ है, उसके अंदर फ्लू या फ्लू लाइक वायरसेस होते हैं। उसके अंदर इन्फ्लुएंजा ए है, इन्फ्लुएंजा बी है, सी और डी खाली एनिमल में आता है, ए और बी इंसानों में आता है। एक आरएसवी नाम का वायरस है, रिस्पिरेटरी सिंथियल वायरस। एक माइकोप्लाज्मा है, और ये जिसको मेटानिमो वायरस कहते हैं, ये है। अगर एक हमारे मेडिकल में या सर्जरी में एक सेइंग होता है, उसमें कहा जाता है कि आईज डू नॉट सी व्हाट माइंड डज नॉट नो। आपके माइंड में कुछ नहीं है तो आपको आंखें को दिखेगा नहीं। जैसा हो सकता है कि मैं आपके सामने कभी रूबरू हुआ होगा, लेकिन हमारी आपकी पहचान कभी हुई नहीं, तो मेरे दिमाग में रजिस्टर नहीं है कि कभी मैं आपको मिला या नहीं मिला। उसी ढंग से जी। ये वायरस हमारे दिमाग में रजिस्टर नहीं हुआ है, इसलिए कभी मिला या नहीं मिला सोचा नहीं है। अब फिलहाल जो केसेस आ रहे हैं, 2 केसेस कर्नाटक से, एक तमिलनाडु से, एक वेस्ट बंगाल से, ये गुजरात से। अगर आप 100 200 सैंपल हर कंट्री, हर एक स्टेट के, या हर एक डिस्ट्रिक्ट के, या हर एक विलेज के भी करो, जो बच्चे बीमार हैं उनके, बच्चे हैं 2 साल से कम उम्र के, आपको 100 में से 4 5 लोगों में ये वायरस मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं जी। कि हमारा 7वां केस आया, 8वां केस आया, 800वां केस आया। ये केस हमारे पास है। अब खाली क्या होता है कि हमारे पास कहावत होती है, दूध से मुंह जला वो छाछ फूक के पीता है। हमारा मुंह बहुत जी। दूध से जल चुका है कोविड के दौरान, खास करके जो उसकी दूसरी लहर आई थी डेल्टा के दौरान। हमारे कई लोगों जी। की जान गई, कई लोग बीमार हुए, कई लोग ऐसे बीमार हुए कि उनके लाइफ टाइम उनको सफर करना है। और दूसरी चीज ये है कि चाइना और पाकिस्तान पे कोई भरोसा नहीं करता, इसलिए कोई चीज के साथ चाइना या पाकिस्तान का नाम लग गया, वो चीज अपने आप ही बहुत बड़ी और खतरनाक बन जाती है। तो इसी ढंग से जी। यहाँ पे एचएमपीवी वायरस को चाइना का नाम लग गया, इसलिए बहुत बड़ा हो गया, अदरवाइज इतना बड़ा नहीं है। हम क्या करते हैं, पहले इस ढंग से दहशत फैलाते हैं देश में, लोगों में, समाज में, और बाद में कहते हैं कि नो नो देयर इज नो नीड टू पैनिक। अरे पैनिक तो आपने क्रिएट किया। इस वायरस के लिए जो आमतौर से हमारे बीच मौजूद है कई सालों से, उसके लिए इमरजेंसी मीटिंग करना, हर एक स्टेट की टास्क फोर्स बनाना, वो उसकी छानबीन करना कोई जरूरी नहीं है। हमारा प्रिपेयर्डनेस रहना चाहिए, जिसको हम कहते हैं पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस। आप ड्रिल करो, ड्रिल में ये देखो कि भाई हमारे पास एट ए टाइम कोई डिस्ट्रिक्ट के अंदर 100 लोग को आईसीयू लगता है तो आईसीयू है क्या, 10 लोग को वेंटिलेटर लगता है तो वो है क्या, हमारे को 20 डॉक्टर की जरूरत है जी। वहां पे है क्या। तो अगर डॉक्टर है, दवाइयां हैं, वेंटिलेटर है, आईसीयू है, बेड है, ये आपका प्रिपेयर्डनेस हो गया। फिर वायरस ए आए, बी आए, सी आए, डी आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जिस ढंग से हम लोग एचएमपीवी के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं, वो वायरस इतना आपके पीछे हाथ धो के पड़ा ही नहीं है। अगर अगर किसी 100 फ्लू के जैसे रोगों में, मरीज में वायरस देखा जाए, तो सबसे नंबर 1 पे आता है इन्फ्लुएंजा ए। इन्फ्लुएंजा ए में होता है H1N1 और H3N2, ये 2 है। इन्फ्लुएंजा बी के 2 नमूने हैं, बहुत ही माइल्ड है, कुछ नहीं करते। आरएसवी उसके बाद आता है, जी। माइक्रोप्लाज्मा उसके बाद आता है, उसके बाद में एचएमपीवी वायरस आता है। तो ये 5 6 वायरस है ही है। अब क्या हुआ, जी। इसकी अगर जांच करना है, तो जैसे हम लोग कोई हीमोग्लोबिन का टेस्ट करते हैं, तो अपने 100 150 रुपये लगते हैं, और पूरा बॉडी प्रोफाइल करते हैं तो 2000 में 3000 में हो जाता है। तो बॉडी प्रोफाइल में 100 टेस्ट आते हैं, तो अगर एक टेस्ट को 100 लगे और 200 लगे, तो 100 को टेस्ट को 10,000 नहीं लगते।
वो कम कीमत में हमको टेस्ट मिल सकता है। उसी ढंग से हमको सब वायरस का टेस्ट करना है, उसको कहते हैं मल्टीप्लेक्स पीसीआर। पीसीआर या आरटीपीसीआर, इसका मतलब हमने बहुत अच्छे से कोविड के दौरान समझ लिया है। तो आम तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर लोग, अगर पेशेंट कोई फ्लू से आया तो फ्लू का चेक नहीं करते, क्योंकि 3-4 दिन में ठीक होने वाला है। अगर 3-4 दिन से ज्यादा तकलीफ देता है या कोई खर्चा करना ही चाहता है तो उसका फ्लू का जांच करते हैं, जो 1000-2000 रुपये में हो जाता है। लेकिन अगर हमको जी कौन से वायरस है 8-10 नमूने के टेस्ट करना है, मल्टीप्लेक्स पीसीआर करना है, उसकी जांच की कॉस्ट है 17,000 से 20,000 रुपये। कितने लोग खर्च कर पाते हैं? अच्छा, हम जान भी लेंगे कि एचएमपीवी वायरस है, क्या करेंगे आगे? उस पर कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उससे बचने का कोई वैक्सीन नहीं है, ताकि एक परिवार में एक को बीमारी हुई है तो चारों पांचों को हम लोग वैक्सीन से बचाए, ऐसा कुछ है नहीं। तो मेडिकल साइंस के अंदर या डॉक्टर को मेडिकल प्रोफेशन है, जब हमें कुछ आगे बढ़ना है तो हम जांच करते हैं। आगे बढ़ना ही नहीं है तो कोई सेल्फ लिमिटिंग है। आप 3-4 दिन में देखो, छींक आई, वो बुखार आई, थोड़ा सा नाक से पानी आया, 2-3 दिन में ठीक हो गया, तो उसके आगे हम पढ़ते नहीं है। तो उसी ढंग की ये एचएमपीवी बीमारी है। ये पहले एनिमल में हुआ करती थी, उसका नाम है एवियन। एवियन बर्ड्स के अंदर या एनिमल के अंदर। और एवियन जी एएमपीवी यानी एनिमल या एवियन, ये वायरस, ये एच में आया तो ह्यूमन हो गया। अब अगर हम जी 40-50 साल का इतिहास देखें तो जो दुनिया में नई बीमारी आई है वो मैक्सिमम वायरस से आती है। वो इन्हें उसको वायरस को विषाणु कहते हैं। जीवाणु में माइक्रोबायोलॉजिकल या माइक्रोब्स होते हैं, उसके अंदर बैक्टीरिया है, फंगस है, पैरासाइट है। ये तीनों की बीमारियां जो आती है उसको हर एक जगह अपने पास एंटीबायोटिक है, एंटी फंगल है, एंटी पैरासाइटिक है, लेकिन एंटीवायरल मुबलक मात्रा में उपलब्ध नहीं है। इसलिए जी जो नई बीमारी आती है वायरस की आती है। दूसरा, जो नई बीमारी आ रही है उसमें टू थर्ड बीमारियां ये एनिमल से इंसान में आती है, जिसको हम कहते हैं जूनोटिक बीमारी। जू एन एनिमल, एनिमल से इंसान में आई। अब क्या हुआ कि इंसान अपने स्वार्थ के लिए, अपने को जिंदा रखने के लिए या अपने टेस्ट को जिस ढंग से खाना पीना करने के लिए हर प्रकार के एनिमल को मारता है। कुछ लोग वो चमगादड़ खाते हैं, कुछ लोग बकरी खाते हैं, कुछ लोग गाय खाते हैं। हर चीज के इंसान को, हर एक चीज के एनिमल को मारते हैं। कोई डोमेस्टिक एनिमल को मारते हैं, कोई जंगली जानवर को मार के खाते हैं। अगर जी आपके ऊपर एक मच्छर बैठा है तो मच्छर आपको काट रहा है तो आप क्या जी करते हैं? मच्छर को मार देते हैं। उसी ढंग से अगर आप मच्छर आपको तकलीफ दे रहा, आप मार सकते हैं, आप किसी को जाके तकलीफ देंगे तो आपको छोड़ेगा क्या वो? तो हमें क्या देखना है, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए हमारे हमारा जो दायरा है वो दायरे में हमें रहने का अधिकार है, उनके दायरे में उनको रहने का अधिकार है। हम हर पहाड़ में बिल्डिंग बना रहे हैं, हर जगह जाके फॉरेस्ट के अंदर अपना अस्तित्व निर्माण कर रहे हैं। जहाँ टाइगर है, लेपर्ड है, वहां भी हम जाना चाहते हैं और उनके ढंग से नहीं, अपने ढंग से रहना चाहते हैं। तो हमको ये जी भुगतना पड़ेगा। तो ये ब्रॉडली ये लेकिन चीज है। लेकिन लेकिन हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब अब सवाल खड़ा होता है, क्योंकि ये एक ऐसा वायरस है जिसे भारत के अंदर एक एक चिंता की लहर मौजूद है, और इसको कोविड-19 की पृष्ठभूमि में देखा जा रहा है, उसी कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है। एक समय हुआ करता था जब कोविड-19 को लेकर डॉक्टर ये कहा करते थे कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जब उस महामारी ने जड़ पकड़ी तो लाखों के लाखों लोग हमने देखे कितनी जल्दी निमट गए अस्पतालों में। क्या हमारे साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी प्रॉब्लम रही, हमारे साथ उसको पहचानने की भी प्रॉब्लम रही। इसी तरह के संकेत एचएमपीवी को लेकर पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए। तो इसको लेकर भारत सरकार को किस तरह की प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, किस तरह से एक अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाना चाहिए? क्या भारत के व्यक्ति के अंदर उतनी इम्यूनिटी है जो इसे झेल सके या इसे बर्दाश्त कर सके? इस विषय पे हम चाहेंगे आप अपना रोशनी रखें। किसी भी बीमारी के लिए समाज और सरकार, ये दोनों का उत्तरदायित्व होता है। सरकार को क्या करना है हालात के समय में कि जो एक्सपर्ट्स हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं, लेबोरेटरिशियंस हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो वैक्सीन बनाने वाली कोई कंपनियां हैं, जो टेस्ट बनाने वाली कोई कंपनियां हैं, कोई दवाई बनाने वाली कंपनियां, इनके साथ बैठ के इकट्ठा राय मशवरा करें कि हमें इसका रास्ता क्या निकालना है। और ये आपके बंद कमरे में चाहिए। इसका जो प्रेजेंटेशन है कुछ है, ये आपके साइंटिफिक जर्नल में आना चाहिए। ये अखबारों में या टीवी चैनल में इसका कोई आने का जरूरत ही नहीं है। आज हर एक चीफ मिनिस्टर हर एक स्टेट में मीटिंग करके बता रहा है कि इमरजेंसी मीटिंग हुई। इमरजेंसी है कहाँ? तो एक चिंता का विषय ये होता है कि एक चिंता रियल में है
और एक चिंता क्रिएट की गई है। बहुत खतरनाक वायरस आ रहा है ऐसा बोले तो सब लोग डर रहे हैं। वो अपने हमको कॉल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, पेशेंट आता है कुछ चीज के लिए, सर वो HMP का टेस्ट कर लो। अरे बोला भाई 17,000 का 20,000 का टेस्ट है, क्यों करना है? तो ये जो हम लोग डर का माहौल तैयार कर रहे हैं वो गलत है। अब समाज में यह चीज है कि समाज में आपके पास हर चीज का आंसर है। कोविड का जो दूसरा दौर था ये असाधारण था, सिर्फ भारत के लिए नहीं, बड़े बड़े राष्ट्र के लिए। G7 को भी उसने बहुत मुंह की खानी पड़ी थी सबको। तो भारत ने अच्छे से मैनेज किया। भारत और चाइना ये दो कंट्री ऐसे है कि जो वर्ल्ड के 35% पॉपुलेशन है। तो वर्ल्ड के 35% पॉपुलेशन है, तो वर्ल्ड के 35% प्रॉब्लम भी अपने यहाँ होंगे। अगर पर पॉपुलेशन निकालेंगे तो उतना, उससे ज्यादा रेशो है ही नहीं। लेकिन क्या होता है कि अगर कोई आंकड़ों से जाता है तो भारत का नाम आता है, भारत में ये नंबर 1 पे। अरे भारत नंबर 1 पे जब पॉपुलेशन में है तो प्रॉब्लम में, सोल्यूशन में, हर चीज में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे रहेगा, तो कोई गलत बात नहीं है। और ये चीज हमने कोविड के दौरान पूरे वर्ल्ड को दिखा दी कि आप जो आंकड़े भारत को दे रहे हैं, भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। आप बताइए पर कैपिटा या पर पॉपुलेशन, पर लैख, पर थाउजेंड कितने हैं? उसके अंदर भारत का नंबर था 165 नंबर, कोई एक नंबर पे था ही नहीं। तो ये जी। बहुत सारे पाश्चिमात्य कंट्री की, इंक्लूडिंग WHO की एक चाल होती है कि भारत को कैसे ऐसे करके बदनाम करना। हम उससे उभर गए। अच्छा। अब हमें, हमारा प्रिपेयर्डनेस है। आज भारत का अगर ताकत देखें तो हमारे पंतप्रधान या कोई बोलते या नहीं बोलते, लेकिन मैं जरूर बोलता हूं कि आज जो दुनिया में कई लोग जिंदा हैं वो भारत की वजह से जिंदा है। खास करके ऐसे कंट्री के कि जिनके यहाँ पे खाने पीने के लोग मोहताज है। मैं अफ्रीका में 2000 से 2005 के बीच 5 साल के अंदर 50 बार अलग अलग कंट्री जाके आया। वहां पे लोग चींटी मकोड़ी जैसे लोग मरते थे, आज वो लोग जिंदा है, भारत की वजह से जिंदा है। आज HIV, जी। ट्यूबरक्लोसिस, इन्फेक्शन, कोई वैक्सीन 90% से 92% वर्ल्ड के लोगों को इंडिया पहुंचाता है। तो इंडिया की ये ताकत है, और इंडिया की ताकत को लोग धक्का देने के लिए बैठे हुए हैं। हम लोग मजबूत चाहिए। अगर कोई बोलता है कि नहीं ना प्रॉब्लम है, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी हम खुद बोलेंगे हमको जरूरत है। आज हमारी कंपनी ऐसी है कि जो 100 रुपए की इंटरनेशनल दवाई है वो 1 रुपए में बनाती है, 1 रुपए में। और उसका जो कारगर जो सिद्ध होता है वो 99-100% सेम वही होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि लेकिन डॉक्टर रस्ते के माल सस्ते हमारे देश में है। हमारे पास ऐसी हाँ, चीजें हैं। लेकिन डॉक्टर ग्लिडा, आप बात ठीक कह रहे हैं। एक तो नहीं तो पॉलिटिशियन को, नहीं मीडिया को इसके संबंध में किसी तरह की कोई पैनिक क्रिएट करने की जरूरत है, आपका ये कहना है। दूसरा, आप इस बात बिल्कुल। पे कह रहे हैं कि पैनिक है ही नहीं। लेकिन मैं एक आम आदमी के दृष्टिकोण से पूछना चाह रहा हूँ कि एक समय में जब कोविड-19 आया था तो उसके लक्षण बताए गए थे। तो कोविड-19 की जो वायरस था और HMP वायरस में क्या समानताएं हैं, और एक आम आदमी किस तरह से अपने आप को इसके बचाव के लिए एक औषधि से या कौन सी बुनियादी दवाएं हैं उससे अपना प्रिकॉशन ले सकता है? तो ये साम्यता ये है कि ये रिस्पायरेटरी वायरस है। कोविड-19 भी रिस्पायरेटरी वायरस है। इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, RSV, माइकोप्लाज्मा निमोनी और HMPV और कोविड-19, पहले सार्स-1 था, सार्स-CoV-1, ये सार्स-CoV-2 है कोविड। ये सब रिस्पायरेटरी वायरस है। तो रिस्पायरेटरी वायरस में क्या होता है कि जो स्टार्टिंग में होता है 3-4 दिन, 5 दिन, ये अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। उसके अंदर बुखार, नाक से आंख से पानी आना, थोड़ी सी खांसी हो जाना, गले में खराश हो जाना, और थोड़ा थोड़ा चलने से दम लग जाना। और वो 2-4 दिन, 5 दिन में सेटल हो जाता है और पेशेंट बाहर आ जाता है। लेकिन अगर सेटल नहीं हुआ तो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट जाता है, और जब लोअर में जाता है तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, उसको ICU लगता है, कभी वेंटिलेटर लगता है, ताकि क्योंकि उसके लंग सांस नहीं ले पाते, वो स्टेरॉइड देना पड़ता है, या कोई पर्टिकुलर इन्फेक्शन है तो उसकी दवाई देना पड़ता है। तो तब चिंता का विषय बनता है। तो कोविड में क्या था कि जो दूसरी लहर आई डेल्टा, ये लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को ज्यादा अफेक्ट किया, अपर को कम किया, और इसीलिए ज्यादा एट ए टाइम लोग हॉस्पिटल में पहुंच गए, और उतने हमारे पास तो प्रिपेयर्डनेस नहीं थी, इतने ऑक्सीजन नहीं था, और एट ए टाइम सब जगह हो गया। ऐसा भी नहीं कि पहले दिल्ली में हुआ, बाद में बंबई में हुआ, बाद में कलकत्ता में हुआ, और पहले एक राज्य में हुआ, सब जगह एक साथ हो गया। तो हम लोग एक जगह की मशीनरी दूसरी जगह भी यूज नहीं कर सकते थे, वहां की मशीनरी वही यूज करना है, डिस्ट्रिक्ट की मशीनरी विलेज तक नहीं जा सकती थी। तो इस कारण हम सफर हुए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसके साथ भी, HMP के साथ ऐसे सफर होंगे। अब जो बेसिक प्रिकॉशंस है, जो पता है, हमें पता है कि ये रिस्पायरेटरी डिसीज का वायरस है, तो ये सांस से आएगा,
मुंह से आएगा, आंखों से आएगा, तो आपका जो ऊपर का पार्ट है उसी से आएगा। हमें क्या करना है कि जो हम लोग ने बहुत अच्छे से अदब से सीखी है, नमस्ते, हाथ मिलना, गले मिलना, वो नहीं करना है, हमें नमस्ते करना है जब ये मौसम इसका चल रहा है, फ्लू का या फ्लू जैसी बीमारी का। दूसरी चीज, हमारे यहाँ एक घरेलू हैबिट है कि बाहर से आने के बाद में हाथ पांव धोते हैं, हम मुंह धोते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, बाहर के कपड़े अलग है, घर के कपड़े अलग है, वही करना है इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए। तीसरी चीज ये है कि आप सैनिटाइजर, सैनिटाइजर मत बोलिए, क्योंकि सैनिटाइजर बोलते हैं तो उसका भाव बढ़ जाता है। सैनिटाइजेशन, और सैनिटाइजेशन आप साबुन के पानी से भी कर सकते हैं, आप जो अल्कोहल का उससे कर सकते हैं, सैनिटाइजर से कर सकते हैं, तो कई प्रकार के सैनिटाइजर अवेलेबल है, उससे कीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बीमारी एचएफपीवी, ये जिसकी इम्यूनिटी बनी नहीं है या जिसकी इम्यूनिटी कम होते जा रही है उसको तकलीफ करता है। तो इम्यूनिटी किसकी बनी नहीं है? जो 1 साल 2 साल का बच्चा है उसकी इम्यूनिटी बन रही है और उसके अंदर उसको अफेक्ट हो गया तो उसको खुद की रोग प्रतिकारक क्षमता नहीं है, या 65 के बाद में या 60 के बाद में हमारे जो रोग प्रतिकारक शक्ति के सेल है उसका बनना कम हो जाता है, हमारे बाल का बनना कम हो जाता है, हमारे स्किन को जो टोन होता है उसका बनना कम हो जाता है, और इसीलिए उस समय अपनी इम्यूनिटी कम होती है। तो इम्यूनिटी कम होने के साथ किसी का अनकंट्रोल डायबिटीज है, किसी का रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है, किसी को अस्थमा है, किसी को ट्यूबरक्लोसिस है, तो ऐसे लोगों को यह तकलीफ ज्यादा करती है। तो ये वायरस नहीं, वो ऐसे लोगों को हर चीज ज्यादा तकलीफ करेगी। छोटा बहुत ठंडी आएगी उसको तकलीफ करेगी, गर्मी आएगी उसको तकलीफ करेगी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को तकलीफ करेगा। तो ऐसे लोगों को हमेशा प्रोटेक्ट करना है। तो प्रोटेक्ट करने के लिए हर घरों में एक सिस्टम होता है, जिसका घर थोड़ा सा बड़ा है, जो बुजुर्ग आदमी एक अलग कोने में रहता है, तो कोने में इसका मतलब उसको हम एकदम कोने में फेंक दिए ऐसा नहीं है, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। या जो नवजात बच्चा है वो महीना 2 महीने किसी के संपर्क में नहीं आता है, उसकी माँ और बच्चा कोई काली कोठरी में रहते हैं ताकि बच्चे को पूरा संस्कार दे सके, स्तनपान कर सके, उसको इन्फेक्शन से बचा सके। आजकल क्या, बच्चा पैदा हुआ 2 दिन में, हो व्हाट अ क्यूट बेबी, उसके साथ सेल्फी निकालते हैं, उसका फोटो निकालते हैं, हर एक बच्चा कोई आके उसको किस करता है, आप उसको इन्फेक्शन दे रहे हैं। तो ये चीजें हमें, जो हमारे कल्चरल प्रैक्टिसेस इतने रिच है, उसमें सब जगह हर चीज में साइंटिफिक मतलब है उसका। मरने के बाद में 12 दिन हम जो शोक मनाते हैं, उसके अंदर भी तीसरे दिन, 10वें दिन, 11वें दिन और 12वें दिन जो जो इन्फेक्शन के इंक्यूबेशन पीरियड है वो खत्म होने के अलग अलग स्थान है। उस समय घर के लोगों, जो जिसके घर में डेथ हुई है, वो दूसरे लोगों के संपर्क में नहीं आते। बच्चा पैदा होने के बाद में भी 10 दिन तक सूतक होता है कि वो एक दूसरे को संपर्क में नहीं आते, क्योंकि योनि श्वास से कुछ बीमारी आ रही होगी, किसको भी लग सकती है। तो ऐसे जो हमारे कल्चरल प्रैक्टिसेस है, इसका हम लोग अच्छा रिसर्च करें और ऐसा बना के रखें कि लोग अपने आप से स्वस्थ रहें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि बीमारी आने के बाद हम लोग बोलते हैं कि अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखो, तो भाई साल भर किसने बोला कि मत रखो? आप बीमारी के लिए क्यों वेट कर रहे हो कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी रखने के लिए? आपकी इम्यूनिटी अच्छी तो हर चीज में काम आएगी आपको, आपका स्ट्रेंथ होगा, आपका हर एक टाइप का जो लाइफ है आपका, पर्सनल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ, सेक्सुअल लाइफ, सब अच्छा होगा। तो आप इम्यूनिटी रखो ना अच्छी, उसके लिए कोविड का या एचएफवी का इंतजार क्यों कर रहे हैं? तो हमारे पास ये होता है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को है। जी, जी, जी। तो आप कह रहे हैं कि सैनिटाइज़र नहीं बल्कि सैनिटाइज़ेशन का ख़्याल रखना है, यानी साफ़-सुथराई का ख़्याल रखना है, प्रिकॉशंस का ख़्याल रखना है। और जहाँ तक इम्यूनिटी का सवाल है, तो बच्चों के अंदर इम्यूनिटी पैदा हो रही होती है, बन रही होती है, और जो बड़े लोग होते हैं उनमें इम्यूनिटी बन जाती है। तो ख़ास तौर से देश की महिलाओं को छोटे बच्चों की इम्यूनिटी पर ध्यान देना पड़ेगा। वहीं डॉक्टर साहब का ये भी सुझाव है कि अपनी इम्यूनिटी सिर्फ आप वायरस के समय नहीं बल्कि हमेशा बनाए रखनी चाहिए। साथ ही साथ मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, कि जैसे कोविड-19 के बाद हमने बहुत सारे टीकाकरण कराए, में बहुत सारे इंजेक्शन लगे, गवर्नमेंट ने उसको कंपल्सरी कर दिया था। लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स ने एक रिसर्च टॉपिक दिया था कि आफ्टर द सैनिटाइजेशन, यानी कि जो कोविड के टीके लगने के बाद जो मौतों का घटनाक्रम हमारे सामने देखने को मिला है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि एचएमपीवी वायरस क्या अगर कोई प्रिकॉशन लिए जाए या कोई टीका तैयार किया जाए तो इस तरह की घटनाएं फिर हमें दोबारा देखने को मिल सकती है? देखिए क्या होता है कि जब एक हमारे पास एक दायरा है, हमारे पास लिमिटेड फंड है, लिमिटेड लोग हैं, लिमिटेड टेक्निक है, तो उसके अंदर उसका जो फोकस किस पे होगा कि जो बीमारी आपको ज्यादा लोग को मारती है,
उसके बाद में फोकस होगा जो बीमारी आपको जवान लोगों को मारती है या बच्चों को मारती है। फिर फोकस होगा जो बीमारी आपको बीमार करती है, जो हॉस्पिटल में पहुंचाती है। और उसके बाद में फोकस होगा जो आपको 2-3 दिन सिम्टम देती है। तो जैसे कई जगह सर दुखता है तो लोग सर की पट्टी बांध लेते हैं, गोली नहीं खाते, क्योंकि वो अब पट्टी बांधने से जब काम चलता है गोली क्यों खाएंगे। उसी ढंग से जो हमारा रिसर्च होगा इसी बीमारियों पे होगा कि जो किलर है, जिसका मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है, मॉर्बिडिटी रेट ज्यादा है, आपको हॉस्पिटल में पहुंचा देता है, आपका बहुत ज्यादा खर्चा कर देता है, आपको इनकेपेसिटेटेड बना देता है, आपको काम से दूर रखता है, तो खर्चा करेंगे। अगर कोई चीज आती है चले जाती है 3-4 दिन में कुछ भी नहीं करती है, तो उसके पीछे खर्चा करने के लिए जब बाकी सब चीजें हो जाएगा उसमें क्या उसके पीछे हम खर्चा करेंगे। उसी का एग्जाम्पल ये है कि हम लोग कई बार बोलते हैं कि हिंदुस्तान अभी प्रगति कर रहा है 10 साल में, 20 साल में, 25 साल में। हमारा जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो हमारा रोटी कपड़ा मकान में पैसा गया, रोटी कपड़ा मकान के बाद में बिजली सड़क पानी में पैसा गया। उसके बाद में हम एजुकेशन सोशल वेलफेयर हेल्थ में आए। उस समय हम एजुकेशन सोशल वेलफेयर करते तो लोग भूखे मर जाते थे। तो हमारे जरूरत किस समय किस चीज की है उस पर हम लोग काम करेंगे। आज एचएमपी बहुत बड़ा दिख रहा है क्योंकि मीडिया में आ गया और चाइना का नाम आ गया, लेकिन है क्या, कुछ ही नहीं है वो। उसके पीछे हम एनर्जी डाल के कुछ भी करके अपने बाकी चीजों को तो हम दूर नहीं कर सकते। उसी ढंग से कोविड के दौरान हमने कई लाख कई करोड़ बच्चों को इम्यूनाइजेशन नहीं किया, कई लोगों को कई लाख लोगों को टीबी का ट्रीटमेंट नहीं दिया, एचआईवी का ट्रीटमेंट नहीं दिया, कई लोगों के ऑपरेशन नहीं हुए, उस पर कितने लोग मर गए। तो इसको कहते हैं कोलेटरल डैमेज। तो जो मेन चीज है उसके पीछे लग के कोलेटरल डैमेज करके ज्यादा नुकसान होता है, तो हमें ऐसी चीज नहीं करनी है। हमें पूरा कोविड सेंट्रिक या एचएमपीवी सेंट्रिक नहीं बनना है, हमें सार्वभौमत्व की तरफ देखना है, हर चीज को देखना है। इसीलिए इसका काम क्या है, एक 4-5-10 लोग 25 लोग हर एक स्टेट के उतने बैठ के आपस में डिस्कस कर ले, मॉनिटर करने के लिए कोई सेल बना दे, 100 लोग का टेस्ट करते रहे, कितने परसेंट लोग को ये है बोल के देखे, जिसको है उसमें कोई हॉस्पिटल पहुंचता है क्या, वेंटिलेटर पे पहुंचता है क्या देखे, कोई मरता है क्या देखे। और कुछ नहीं होता है तो उसको उसके पीछे हवा मत बनाइए। जी, जी, जी। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। आपका ये सीधा-सीधा संकेत है पूरे देश के लिए कि इससे कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी साफ-सुथराई का ख़्याल रखें। साथ ही साथ जब घर से बाहर जाएँ तब मास्क का इस्तेमाल करें, जब घर के अंदर आएँ तो हाथ ज़रूर धोएँ। अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन रख लें, खतरे की कोई बात नहीं है। इस तरह की बीमारियाँ देश के अंदर पहले भी आई हैं और भारत की जनता ने उसे बहुत अच्छी तरीके से सँभाला भी है। आने वाले समय के अंदर हम देश की जनता को यही संदेश देना चाहेंगे एबीसी हिंदी के माध्यम से कि आज जो हमारी ये वार्ता है डॉक्टर गलीडा के साथ, इसको ज़रूर देखें और जो सुझाव डॉक्टर गलीडा ने दिए हैं, उसको बहुत ही संयम के साथ अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। खतरे की कोई बात नहीं है। भारत इस आपदा को से लड़ने के लिए भी तैयार है। आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए। डॉक्टर गलीडा, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। हम आप उम्मीद करते हैं दर्शकों से कि इस कार्यक्रम को देखते रहें, एबीसी हिंदी को सब्सक्राइब करते रहें और अपने व्यू से अच्छे कमेंट से हमें नवाजते रहें। धन्यवाद डॉक्टर गलीडा। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।